हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और सीख रहे होंगे। आज की जो क्लास है वह हम जेईई एडवांस 2024 मतलब इसी साल जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। देखा गया कि कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 3 रे ऑप्टिक्स से थे और 3 वेव ऑप्टिक्स से थे। तो आज की क्लास में हम ये सारे सवाल देखेंगे। ना केवल हम इस प्रॉब्लम, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, बल्कि इनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और आगे भी जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं वहाँ किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से जेईई एडवांस का पेपर था जिसमें आपको एक ग्लास बीकर दिया गया था और यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है को इस तरह से कुछ प्लेस किया गया था कि जो इसका बेस है, जो प्लेन साइड है, वो नीचे की ओर हो और लिक्विड को QPR ये जो सरफेस है यहाँ तक लिक्विड को फिल कर दिया गया और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। यहाँ सवाल में दिया गया है कि ये जो STU सरफेस है, SUT जो सरफेस है वो क्या है, वो प्लेन है और ये रिफ्लेक्टिंग है, मतलब एक तरह का मिरर की तरह ये बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन ये था कि अगर हम O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हाइट h है, तो ये पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन हो जिससे कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह कॉन्साइड करें। तो अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन एक तभी हो सकती है जब हम इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस होगा, ये जो सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम कहेंगे क्योंकि एक कंपोजिट सिस्टम बनेगा। मिरर भी है कुछ इस तरह से, ये मिरर है, तो मिरर का काम आपको पता होगा क्या होगा कि इसका फिर से एक इमेज बना देगा, इन्वर्टेड इमेज, कुछ इस तरह से उल्टा इमेज बना देगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कंपोजिट सिस्टम हो गया जिसमें कुल मिला के 4 लेंसेज हैं। एक आप समझ सकते हो कि प्लेनो कनकेव है, दूसरा कन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स है और उसी तरह से ये रिपीट है। तो कंपोजिट सिस्टम का अगर हम फोकल लेंथ निकाल लें, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लें और उसका ट्वाइस कर दें, क्योंकि अगर हम ट्वाइस करेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम होती है। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन चूंकि जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है तो यहाँ एक लेंस ना देके एक कंपोजिट सिस्टम दे दिया गया, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प से हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लेंगे और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, h हमें चाहिए और h जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2f इफेक्टिव फोकल लेंथ के। और इस पूरे सिस्टम का, कंपोजिट सिस्टम का इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालें तो सबसे पहले हम ये लिक्विड का निकाल लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, तो μ-1, तो म्यू यहाँ n हो गया, तो n-1 1/r1 - 1/r2। तो r1 फर्स्ट सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, माइनस यहाँ पे माफ कीजिएगा कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/9। साइन का ध्यान रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद दूसरा जो कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया हुआ है, तो n-1 यहाँ भी हम लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, तो 1/9 यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स है तो दूसरा साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 2 का काम हो गया। अच्छा, जो मिरर का काम था वो उसका कंपोजिट सिस्टम बनाने के लिए उसने इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया। तो हम एक काम करते हैं कि ये और ये ऑलमोस्ट सेम होगा, उसी तरह से इसका फोकल लेंथ और इनका फोकल लेंथ, चूंकि ये एक तरह का जस्ट इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया गया है, तो एक काम करते हैं, इसको हम सिर्फ क्या कर देंगे, दोनों को ट्वाइस कर देंगे, तो इस पूरे सिस्टम का, कंपोजिट सिस्टम का फोकल लेंथ हमें मिल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें और यहाँ पे चूंकि मुझे h चाहिए तो f इफेक्टिव की जगह यहाँ से h/2 रख देंगे, तो फाइनली हमारे पास h जो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9/1.60 - n। ये आपका एक रिलेशन आ गया h और n में।
अब सवाल को देखें तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें n का अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज दिया गया है और h की वैल्यू को देखना है कि कौन मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जहां पे h मैच नहीं करेगा वो इनकरेक्ट होगा। तो पहला जो ऑप्शन है हम देखें तो पहला ऑप्शन में n जो है दिया गया है 1.42। अब n की जगह अगर 1.42 अगर हम रख दें तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 9/1.60 माइनस 1.42, ये हो जाएगा 0.60 माइनस 0.42 चूंकि 1 माइनस हो जाएगा। तो अब सिंपल कैलकुलेशन रह गया और कुछ है नहीं। 9 2 18 एंड 50 2 100, इट मीन्स 50 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें तो h 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इट मीन्स ये a जो है वो राइट ऑप्शन है। उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन को भी आप चेक कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो आप देखें कि सेकेंड ऑप्शन में भी आपको 36 सेंटीमीटर राइट आंसर आ रहा है, इसका मतलब बी भी करेक्ट है। लेकिन सी और डी में एच की वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों सही आंसर नहीं है। तो ये था सवाल। यहाँ पे आप देखिए आपके पास रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 2 फिनोमेना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब यहाँ रिफ्लेक्शन में प्लेन सरफेस हो सकता है, कर्व सरफेस हो सकता है, ठीक वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी ये 2 बातें हो सकती है। अब यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला है लाइक लेंस मेकर फॉर्मूला हमें यहाँ याद होना चाहिए था। अगर मान लीजिए सिंगल सरफेस होता तो हम डायरेक्ट μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r ले लेते है ना, या फिर प्रिज्म, आगे आने वाले सवाल में ये भी सवाल आएगा। तो अभी के लिए तो ये सवाल आपने देख लिया, इसको आप अच्छे से कर लें और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल पूछा गया है यह भी रे ऑप्टिक्स से पूछा गया है और यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि हमारे पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया गया था और इंसिडेंट एंगल अगर ये नॉर्मल ले लें तो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा था, इंसिडेंट एंगल वो दिया गया था θ0। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये φ0 एंगल बना रहा था और जो सेकेंड सरफेस है यहाँ पे यहाँ से एक बार फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से है ना, जैसे रेनबो में जो काम होता है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चंस बनाया गया था और यहाँ फिर से एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट कुछ इस तरह से बाहर निकल गई। मान लेते हैं कितने से, θ0 से। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और ये सेंटर मान लेते हैं इस स्फेयर का O है। तो ये भी आपका रेडियस हो गया, ये से भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। तो हम अगर ध्यान दें तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, φ0 होगा और यह भी एंगल क्या होगा, φ0 होगा, है ना। अब सवाल यहाँ ये पूछा गया था कि यहाँ टोटल जो डेविएशन हुआ है ना, तो टोटल डेविएशन कितनी बार हुआ, तो एक पॉइंट यहाँ पे हुआ Δ1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ Δ2 और यहाँ पे क्या है Δ3। तो टोटल डेविएशन हमारे को दिया गया है, 4 ऑप्शन है और उनमें से एक तरह से यहाँ कॉलम मैच का सवाल है, आपको मैच करके देखना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो चूंकि यहाँ टोटल डेविएशन से क्वेश्चन आया है तो यहाँ 3 बार डेविएशन हुआ है। अगर हम पहली बार देखें डेविएशन Δ1, दूसरी बार क्या हुआ Δ2 जहां रिफ्लेक्शन हुआ और तीसरी बार यहां जब बाहर की ओर रे निकल के आया। तो Δ1 यहाँ कितना होगा, तो Δ1 यहाँ पे डेविएशन जो होगा θ0 है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट में माइनस कर देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये Δ1 डेविएशन हो गया। यहाँ पे चूंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, तो 2π मतलब 180 माइनस φ0 है तो ये भी क्या होगा φ0, तो φ0 माइनस φ0 2φ0, तो ये टोटल डेविएशन Δ2 हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जहां बाहर कंप्लीट, जब फाइनली वो बाहर निकला तो डेविएशन कितना होगा, तो फिर से θ0 से आया और ये φ0 है तो हम क्या करेंगे θ0 माइनस φ0। तो एक तरह से टोटल अगर हम यहाँ पे देखें डेविएशन तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 माइनस φ0 2φ0 φ0 4φ0 एंड θ0 प्लस θ0 2θ0। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा आ गया।
कॉन्सेप्ट तो इतना ही था कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है और टोटल डेविएशन से बेस्ड था। अब यहाँ देखिए तो चारों ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में डेल्टा जो है वो कितना आ रहा है 180 डिग्री। अगर हम डेल्टा की जगह 180 डिग्री रख दें तब देखते हैं थीटा नॉट फाई नॉट क्या आ रहा है, क्योंकि वही हमें मैच करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डेल्टा की जगह 180 रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो 180 अगर हम पुट कर दें तो ये 180 माइनस 4 फाई नॉट प्लस 2 थीटा नॉट, ठीक है ना। 180 180 कैंसिल हो गया, 4 फाई नॉट इधर आ जाएगा, तो फाइनली हमारे को मिलेगा 2 फाई नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट। ये एक रिलेशंस मिल गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस था। तीसरा काम क्या करते हैं कि एक रिफ्रैक्शन के लिए हम स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगा लें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा नॉट, यहाँ पे एयर है तो 1 हो जाएगा, और इंटू इनसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया n इंटू साइन फाई नॉट, है ना। तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया n इंटू साइन फाई नॉट। अब चूंकि हमें थीटा नॉट फाई नॉट और n में हमारे को रिलेशंस निकालना है, जैसे कि हम जो कॉलम है वो मैच कर सके। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा नॉट की जगह 2 फाई नॉट वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 फाई नॉट, साइन थीटा नॉट की जगह 2 फाई नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ साइन 2 फाई नॉट है तो ये हो जाएगा 2 साइन फाई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट, है ना। तो यहाँ पे हम इसको साइन फाई नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस फाई नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन 2 वैल्यूज आ जाएगा, एक साइन फाई नॉट 0 हो जाएगा और दूसरा 2 कॉस फाई नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर कॉस फाई नॉट की वैल्यू जो है हमारे को क्या मिल जाएगा 1/2। तो फाइनली अब हमें जो हमारा जो कॉलम है उसको मैच करवा के देखना है ना। सॉरी यहाँ पे n होगा, है ना, यहाँ n है तो ये क्या हो जाएगा n, तो ये क्या हो जाएगा n/2। तो अपने को क्या करना है, अपन को यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि मेजर काम यही था, कॉन्सेप्ट यही था। ये जो सवाल है एक तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे है, टोटल डेविएशन पे बेस्ड है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पूछना चाह रहा है ये सवाल, वो तो हमने कर लिया है। अब रह गया कैलकुलेशन, तो वो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले n की जगह अगर हम वैल्यूज रख दें फर्स्ट ऑप्शन का, तो n की वैल्यूज यहाँ पे क्या दिया गया है, P वाले में देख लेते हैं, n की वैल्यू 2 दिया गया है। तो n की जगह आप क्या रख लें 2, इसको मिटाना होगा, मिटा देते हैं, इधर का मिटाते हैं। चलो मिटा ही देते हैं सारा। तो n की जगह हम क्या रख दें, n की जगह p वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो n की जगह क्या रख देते हैं 2, तो हमारे को cos फाई नॉट क्या आ जाएगा, तो n/2, तो 2/2 कितना हो गया 1। इसका मतलब है कि फाई नॉट क्या हो गया 0 डिग्री, तो थीटा नॉट भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां पे अगर आप कॉलम मैच करो तो यहां आपको फाई यानी कि p जो है 5 नंबर से मैच कर रहा है ना। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, लेकिन अभी हमें 3-4 चीजें और करनी है। तो एक काम करते हैं, दूसरा जो है Q वाला चेक करते हैं। Q वाले में n की वैल्यू कितना दिया है √3, तो cos फाई नॉट हमारे को n/2 आया था, तो n की जगह √3/2 रख दें, तो √3/2 कितना हो गया cos, कितना आ गया 30 डिग्री। अच्छा, तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, तो 2 फाई नॉट यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक साथ 2 काम हो गया, Q का 2 आ गया और यहाँ पे आ गया है 1, ठीक है ना, R का भी मिल गया। और एक लास्ट S जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें अलग से करना होगा। आपको दिया गया थीटा नॉट दे दिया गया 45 डिग्री, कितना दे दिया गया 45 डिग्री।
थीटा नॉट कितना दे दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू आया था हमारे को रिलेशन n इंटू साइन फाई नॉट, ठीक है। तो यहां पे थीटा नॉट की जगह क्या रख लेंगे, साइन 45 डिग्री, और n की वैल्यू भी दिया हुआ है। n की वैल्यू कितना दे दिया गया है √2, ठीक है। तो यहां से साइन 45 1/√2 हो गया, √2 साइन फाई नॉट, तो 1/2 क्या हो गया 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, देयरफॉर फाई नॉट की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहां जो लास्ट ऑप्शन है इसमें हमें डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा हमारा कितना हो जाएगा, तो डेल्टा हमारा हो जाएगा 180 माइनस 4 फाई नॉट 430 प्लस 2 थीटा नॉट, और थीटा नॉट कितना दिया था 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ना, वह भी हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि S का 4 भी करेक्ट हो गया है ना। पहला क्या था P का 5 करेक्ट था, Q का 2 करेक्ट था, और R का 1 था, है ना। तो अगर हम चारों को देखें तो इसका मतलब है कि A यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से ये हमारा सवाल था जो कि ऑप्टिक्स 2024 में पूछा गया था, रे ऑप्टिक्स का। एक और सवाल रे ऑप्टिक्स में पूछा गया था, वो देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से 3 सवाल पूछे गए थे। ये भी सवाल रे ऑप्टिक्स से ही पूछा गया है, जेईई एडवांस 2024 का ये तीसरा सवाल था, जिसमें हमारे को 2 प्रिज्म दे दिए गए थे, ठीक है। एक प्रिज्म, और ये दोनों प्रिज्म में एक बात दी हुई है कि ये इक्विलेटरल है। इससे पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता चल गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ जानना। दूसरा है कि लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बना लेते हैं, और ये थीटा एंगल है। एक्चुअल में सवाल में थीटा ही पूछा गया है ना। तो पूरा प्रिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको सब याद होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन का। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि लाइट जब एंटर करती है, ये P1 प्रिज्म, और ये इसका नाम दिया गया P2 प्रिज्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √3/2, और P2 का दे दिया गया है √3, और चूंकि इक्विलेटरल है तो हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा दोनों का क्या होगा 60 डिग्री। अब लाइट कुछ इस तरह से एंटर किया P1 प्रिज्म में, और जब ये यहाँ पे आया मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो कहा गया कि P2 जो प्रिज्म है ना, वहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है, और हमें पता है कि मिनिमम डेविएशन ये तभी हो सकता है जबकि ये रे ऑलमोस्ट ये जो बेस है इसके पैरेलल हो। उसके बाद यहाँ एक तरह से नॉर्मल के साथ ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी एक नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम जब डेविएशन हुआ है ना, एक तो हमें फॉर्मूला पता था कि जो मिनिमम डेविएशन होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। लेकिन यहाँ केवल इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये पैरेलल हो गया, तो कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो मान लेते हैं कुछ एंगल अगर ये फाई है तो ये भी क्या होगा फाई, और प्रिज्म जो है चूंकि इक्विलेटरल था तो ये 60 डिग्री हो गया। हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो यहाँ R1 भी फाई है, R2 भी फाई है, और A कितना है 60 डिग्री। तो हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये जो फाई है इसकी वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। और ये मान लेते हैं अगर नॉर्मल है तो फर्स्ट प्रिज्म P1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ये R है, तो दूसरा जो होगा इसको अगर आप देखें तो वही फॉर्मूला A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो P1 प्रिज्म के लिए अगर हम देखें ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो A यानी कि 60 में से हम R माइनस कर देंगे, यानी कि 60 माइनस R, तो ये हो गया। चूंकि सवाल में थीटा हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम P2 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिल गई है 30 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ, जब भी रिफ्रैक्शन होगा स्नेल्स लॉ लगेगा ही लगेगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3 मल्टीप्लाई विद द साइन, साइन कितना हो गया 30 डिग्री, और इस साइड यानी कि P1 जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3/2 इंटू साइन R। साइन R अपन को चाहिए, तो यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा साइन R, √3 कैंसिल हो जाएंगे, 2
√2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन r की वैल्यू हमारे को क्या मिल जाएगा 1/√2, और ये होता है साइन 45 डिग्री के। इसका मतलब है कि r हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। तो r अपन को 45 डिग्री मिल चुका है। अच्छा, r 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 - r, यानी कि 60 - r कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब एक बार और स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इस बार हम काम करेंगे P1 प्रिज्म के लिए। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं और दूसरे साइड के लिए यानी कि P1 प्रिज्म के लिए, और फाइनली हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होता है ना। आप चाहें तो एक बार खुद से करके देखिए, ठीक है। तो इसको मिटा दें, R 15 डिग्री हमारे को मिल चुका है, सॉरी R जो है वो 45 डिग्री मिला था, लेकिन ये एंगल कितना हुआ 15 डिग्री। तो इस सरफेस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, हमारा इधर 1 हो गया और इस साइड हो गया 3/2 इंटू साइन 15 डिग्री। तो यहां से थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 डिग्री को उन्होंने क्या लिखा है 180/12, जो कि 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री होगा। तो 180 को हम क्या कर सकते हैं पाई लिख सकते हैं, तो π/12। अब जो ऑप्शन था एक्चुअल में यहाँ पे π/बीटा दिया गया था और बीटा की वैल्यू पूछा गया था, तो क्लियरली हम यहाँ देख रहे हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होगा 12 होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये सवाल जो है क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा, जिसमें प्रिज्म हो गया, बहुत बार स्लैब से पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन में अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है ना। उसी तरह से लेंस मेकअप फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सर्फेसेस हो गया, है ना, जो फॉर्मूला था μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, या लेंस मेकअप फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई किया 1/f = μ - 1 n - n - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना है और तब जाके जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, बहुत सारे क्वेश्चंस की PYQs आप लगा के जाएं, और जो भी बुक है जो आपके पैकेज मॉड्यूल्स हैं उसको आप सॉल्व करने, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो रे ऑप्टिक्स हमने कंप्लीट किया। अब आने वाले 3 जो क्वेश्चन है, अपकमिंग जो 3 क्वेश्चन है वह वेव ऑप्टिक्स से आया है। वेव ऑप्टिक्स में भी देखेंगे जनरली इंटरफेरेंस से सवाल पूछा जाता है। तो इस बार जेईई एडवांस में देखते हैं कौन कौन से सवाल आया है। एक सवाल तो हमारा पोलराइजेशन पे था और बाकी के जो 2 सवाल थे, एक्चुअली में एक ही पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन थे, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ रे ऑप्टिक्स के अलावा वेव ऑप्टिक्स से भी 3 सवाल पूछे गए थे। इसमें ये पहला सवाल है जो कि पोलराइजेशन पे पूछा गया है। आपको याद होगा कि पोलराइजेशन में मेनली हम 2 लॉ पढ़े थे। एक मॉल्स लॉ था, है ना, जिसमें एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो जो न्यू इंटेंसिटी होगी अगर लाइट पास होती है पोलराइड के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा I' = I cos² थीटा। और एक था ब्रिस्टर्स लॉ जिसमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो होगा IP आपको निकालना था। तो अभी यहाँ पे हम मॉल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में जो दिया गया है कि एक S सोर्स है और वो लाइट को इमिट कर रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जहाँ 2 पॉइंट है A और B, जहाँ इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है IA/IB = 2। अब कहा गया है कि B के ठीक बाद हम पोलराइजर लगा देते हैं, है ना, और उन दोनों के बीच एंगल 2 पोलराइजर लगाते हैं, उनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो न्यू जो रेशियो होगा इंटेंसिटीज का क्या होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम यहाँ पे IB' जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IB × cos² थीटा, और थीटा कितना दे दिया है 45 डिग्री, और IB की वैल्यू चूंकि वह पोलराइज जो है जस्ट B के बाद रखा गया है तो पहले ही IB जो है वो क्या हो चुका है हाफ हो चुका है, इंटेंसिटी क्या हो चुका है हाफ हो चुका है, और थीटा कितना दिया गया है 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा IB क्या हो जाएगा IB/4। तो ये हमारा क्या हो गया IB'। अब न्यू रेशियो R अगर हम निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, तो IA/IB'। तो IA ही रह जाएगा, IB' को हम क्या लिख सकते हैं IB/4। तो 4 ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, और IA/IB ये पहले ही हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगा 2। तो ये 2 × 4 = क्या हो गया 8।
तो बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मेनली आप देखेंगे कि पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा कम हमारे को क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस चूंकि बहुत पढ़ाई भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुआ था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था और अलग अलग कंडीशंस में हम लोग वहाँ पे फ्रिंज विड्थ वगैरह है ना, और वाई जो सेंटर ब्राइट बैंड से डिस्टेंस है वो सब कैलकुलेट किए थे। तो देखते हैं आने वाला जो सवाल है वो कहाँ से है। वैसे तो मैंने हिंट दे ही दिया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जेईई एडवांस का पेपर कंप्लीट माना जाता है। तो देखते हैं अगला सवाल कैसा था और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि लाइट जो पास कर रहा है उसका जो वेवलेंथ है वो कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। और एक खास बात यह है कि यहाँ पे जो लाइट है वो ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, और उसका एक रिलेशन दिया गया है डी का। तो डी इज इक्वल टू दिया है 0.08 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, ठीक है, जहाँ ओमेगा की वैल्यू भी दिया गया है 0.8 दे दिया गया है रेडियन पर सेकेंड। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको सेंट्रल ब्राइट बैंड है वहां यानी कि ओ, उससे ऊपर अगर मान लेते हैं y, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 8 ब्राइट बैंड जो ऑसिलेट कर रहा है, जो टू एक्सट्रीम मैक्सिमम टू मिनिमम, वो सेपरेशन निकालना है। तो y का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अपन के पास n लैम्डा बाई डी है ना, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सही है। अब देखिए यहां कैपिटल D दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 1 मीटर, और अपन को इक्वेशन दे दिया गया है। तो ध्यान दो, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू y का चाहते हैं तो d क्या होना चाहिए मिनिमम, और n भी दे दिया गया, n कितना दे दिया गया है 8 ब्राइट बैंड चाहिए, तो 8 लैम्डा d, चूंकि ब्राइट है तो ये फॉर्मूला लेंगे है ना, ऑड मल्टीपल लेते, अगर ये डार्क के लिए पूछा जाता, दो ही कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे अगर मुझे y मैक्सिमम चाहिए तो d को क्या होना होगा मिनिमम। अब इस इक्वेशन को देखो तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिनिमम यानी कि -1 हो, तो यहां d मिनिमम अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 0.8 प्लस 0.04 और साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1, तो 0.8 में अगर हम माइनस करें 0.04 तो ये कितना आ जाएगा 0.76, और यूनिट का ध्यान देना है mm, मीटर में कर लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे मैक्सिमम d चाहिए, तो मैक्सिमम क्यों चाहिए, क्योंकि y मिनिमम चाहिए, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है दो एक्सट्रीम पोजीशंस का डिस्टेंस ही तो निकालना है, y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम का जो सेपरेशन है वही इस सवाल में पूछा गया है। तो d मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि साइन थीटा क्या होती है 1, तो ये रख देते हैं, तो 0.8 प्लस 0.04 इसको कर लें तो कितना हो जाएगा 0.84 mm। तो ऑलरेडी अब बिल्कुल सेट हो चुका है मामला, क्योंकि हमें y मैक्स अपॉन y मिनिमम निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, y मैक्स माइनस y मिनिमम, तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो 8 लैम्डा कैपिटल D, ये तो कॉमन है, अंदर 1/d हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d मिनिमम माइनस d मैक्सिमम। अब सिर्फ वैल्यूज रखना है, 8 लैम्डा की जगह ये रख देंगे वैल्यू, कैपिटल D की जगह 1 रख देंगे है ना, 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ यूनिट का ध्यान देना है क्योंकि मिलीमीटर में है, तो 0.76 mm है तो क्या कर देंगे 10⁻³ मीटर में आ जाएगा, -1 अपॉन 0.84। अब यहाँ पे जगह की कमी हो रही है, तो एक काम करेंगे है ना, लैम्डा की वैल्यू d की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर है लगभग क्या आ जाएगा 601.5 माइक्रोमीटर, और यही इस सवाल का जवाब था।
चूंकि ये पैराग्राफ बेस्ड ऑन क्वेश्चन है तो एक और सवाल है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इसी का दूसरा पार्ट है। चलिए ठीक है, अब दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना, इसी पैराग्राफ का। इस बार पूछा गया है कि जो फ्रिंज विड्थ जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो y अपन को कितना मिला है 8 ब्राइट फ्रिंज का, क्योंकि 8 ब्राइट फ्रिंज का ही मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो y हमारे को आया था 8d लैम्डा बाय स्मॉल d। ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। तो यहाँ 8d और लैम्डा कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे 1/d का, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन डी स्क्वायर, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dd अपॉन dt। अच्छा, यहाँ d क्या था, तो d मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट हो रहा था, वो दिया हुआ था 0.08 प्लस 0.4 साइन ओमेगा टी। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसका डिफरेंशिएट करके वैल्यू देखते हैं, चेक करके क्या आता है। तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, तो 0.4 साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब चूंकि हमें v क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, वेलोसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो ये मैक्सिमम अगर वेलोसिटी चाहिए तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और वो कितना होता है 1। और ये कब होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो, है ना। तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो हमारे को मैक्सिमम वैल्यू d बाई डी टी का कितना आ गया, d बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो वो आ गया हमारे को 0.4 ओमेगा, है ना। ओमेगा अपन को दिया हुआ था 0.08 दिया हुआ था, है ना। अब जो है एक काम और, अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो d इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो d के वैल्यू क्या होना होगा मिनिमम, और d की मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो d की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री 0, है ना। तो साइन 0 डिग्री अगर 0 रख दें तो d मिनिमम की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.08 और सब mm में है। ठीक है, अब काम बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ वैल्यूज रखना है। तो यहाँ पे वैल्यूज एक बार रख के देखिए और आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूं। इसको मिटा देते हैं, तो अब वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। मुझे चाहिए v मैक्सिमम, तो देयरफॉर v मैक्सिमम जो है हम अपन का कितना आ गया 8, d की वैल्यू कितना था 1, लैम्डा की वैल्यू कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में 10⁻⁻10, है ना, इनटू d बाई डी टी की वैल्यू हम लोग निकाले थे 0.4 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितना दी हुई थे 0.08, और नीचे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू आया था 0.08, तो 0.08 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 0.08 का स्क्वायर, तो दो बार लिख लेंगे 0.08। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आप देखेंगे ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट रहा है, इवन आज तक भी इस पे काम हो रहा है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, मॉडिफाइड करके हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पे डुअल नेचर का भी पता चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही है। खैर, इसके बारे में हम डिटेल में जब ऑप्टिक्स की क्लास लेंगे तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये हमारे 6 क्वेश्चंस थे, 3 रे ऑप्टिक्स के, 3 वेव ऑप्टिक्स के, जो कि इस साल यानी कि 2024 जेईई एडवांस में पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।